हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. वेरी नाइस क्वेश्चन. आपको सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है. यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फर्स्ट, सिस और ट्रांस ब्यूटीन में बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ओवर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और इंड्यूस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन्वॉल्व होंगे. सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, मीन्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है किससे, देन इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. ये दिस कॉन्सेप्ट ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे. सेकेंड थिंग, पोलैरिटी को क्लासीफाई करना है. तो पोलैरिटी को क्लासीफाई करने के लिए डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो कंपाउंड इज नॉन पोलर, and if dipole moment is not equal to zero तो compound is polar. मतलब अगर bonds polar हैं और dipole moment zero है तो still compound is non polar. दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, sp2 hybridized carbon more electronegative होता है than sp3 hybridized carbon, more electronegative than sp3 hybridized carbon. एंड लास्ट, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, कि जो डायरेक्शन है डाइपोल का, फिजिक्स में -2+ होता है बट केमिस्ट्री में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में. अगर आपको ये बातें पता हैं या ये बातें लर्न है तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ आ गया CH3 और इधर आ गया CH3, इधर है H और इधर है H. व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांस. तो डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है लेकिन मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है. C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 है, इधर है H. अब मिथाइल ग्रुप अगर सेम साइड कनेक्टेड है तो ये है सिस. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. डबल बॉन्डेड कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना के बैठे हैं. इट मीन्स ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. CH3 का मतलब कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. एक sp2 है और एक sp3 है. सेम वे ये भी sp2 है और ये भी sp3 है. अब डायरेक्शन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल होता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सबसे पहले तो देखें डेल्टा प्लस किस पे आना चाहिए, तो डेल्टा प्लस आएगा sp3 पे और माइनस आएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे. सेम वे sp2 डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस sp3 डेल्टा प्लस. हाइड्रोजन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा तो इस पर प्लस का साइन आएगा और ओवरऑल sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे. इट्स टाइम टू राइट डायरेक्शन. अब डायरेक्शन देखते हैं. देखो डायरेक्शन है प्लस से माइनस. तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का डाइपोल एकदम इक्वल और अपोजिट है. देखिए ब्लैक एरो अपोजिट आ रहे हैं. इक्वल कैसे पता चला, क्योंकि वहां भी जो डाइपोल था वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में था. इधर उसके अपोजिट में भी जो डाइपोल है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से था. तो दीज डाइपोल आर अपोजिट एज वेल एज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सेम वे हम ये भी कह सकते हैं, यहां भी जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा और इधर जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो भी इक्वल और अपोजिट होगा. और क्योंकि sp2 और sp3 के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 का अपोजिट एंड पे होगा. ये भी इक्वल एंड अपोजिट है. बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, इट्स डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0. अब आते हैं सिस में. अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो साइन तो हमें इजीली पता चल गया. अब हम क्या करेंगे, डाइपोल ड्रॉ करेंगे. यहां भी अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है.
यहाँ भी डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये कैंसिल आउट कर देगा एंड डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। एक इक्वल टू जीरो है, एक नॉट इक्वल टू जीरो है। जिसका डाइपोल इक्वल टू जीरो है वो है नॉन पोलर, जिसका नॉन इक्वल टू जीरो है वो कंपाउंड हो गया पोलर। नॉन पोलर कंपाउंड हैज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसमें पोलर कंपाउंड में होते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसमें क्या होगा, यू कैन से इसमें क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। तो याद रखिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल, दैट्स व्हाई वी कैन से सिस फॉर्म हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज़्यादा होगा। तो दिस इज द डिफरेंस, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है सिस और ट्रांस में। तो यू कैन से ट्रांस हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सिस, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको समझिए, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। इस क्वेश्चन में डिस्कशन करना है हमें कि कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इसमें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझे व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है एक इमेजिनरी प्लेन या एक इमेजिनरी लाइन, वैसे प्लेन कहना ज़्यादा सही है, जो किसी भी चीज़ को डिवाइड करे टू इक्वल हाफ में। तो इमेजिनरी प्लेन और लाइन जो किसी कंपाउंड को डिवाइड करे टू इक्वल हाफ। जैसे इसमें अगर हमने ऐसे कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया लाइक दिस, इसका मतलब ये सॉलिड लाइंस बता रहे हैं ये सारे प्लेन पे हैं, और ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो अब आप अगर एक इमेजिनरी लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं लाइक समथिंग, हमने एक लाइन सिलेक्ट की, तो लेट से एक लाइन सिलेक्ट की है हमने यहाँ पे और फिर इसको कंबाइन किया, तो ये इमेजिनरी लाइन इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? इक्वल हाफ में। तो जैसे ही हमने इक्वल हाफ में डिवाइड किया तो यही एक लाइन है जिसमें आपको ऐसे सोचना है कि Cl बोर्ड से बाहर आ रहा है और H पीछे आ रहा है, मतलब Cl और H एक दूसरे के आगे पीछे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पेन आ गया तो H और इसके जस्ट पीछे क्या है Cl, लाइक दिस। तो वो एकदम कट करेंगे, तो यू कैन से इसमें इसे और ज़्यादा अगर ढंग से समझे तो हम ये कह सकते हैं बस ये एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें बच्चा थोड़ा सा गलत सोच सकता है कि हाइड्रोजन तो उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये समझिए कि ये इस टाइप से है, Cl आगे है और हाइड्रोजन जो है वो पीछे है, लाइक दिस। तो ये एक प्लेन है, इट्स अ इमेजिनरी लाइन जो इसे इक्वली कट कर रहे हैं। तो इसमें कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो योर आंसर इज 1। आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। नाउ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H9Br। C4H9Br के कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मीन्स इस क्वेश्चन में हमें कायरल कार्बन फाइंड करना है। मतलब आप C4H9Br के आइसोमर्स लिखिए विच हैव कायरल कार्बन। अगर एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, अगर 2 कायरल कार्बन है तो कंपाउंड इनएक्टिव भी हो सकता है मीजो की वजह से, लेकिन एक कार्बन अगर कायरल प्रेजेंट है तो कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ट्राई करते हैं C4H9Br। तो पहला पार्ट होगा CH3 CH2 CH2 3 4 5। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2Br, इसमें एक भी कार्बन कायरल नहीं है। कायरल कार्बन उसे बोलते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, तो इसमें एक भी कार्बन कायरल नहीं है। तो यू कैन से नो कायरल कार्बन, या 0 वर्ड इज मोर करेक्ट। तो इट हैज़ 0 कायरल कार्बन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं होगा। अब दूसरा ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 CH CH3Br। अब अगर इसमें हम कायरल कार्बन देखें
तो यस इट हैज़ कायरल कार्बन। इधर ये जो रेड कार्बन मार्क कर रहा हूँ मैं, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इट इज़ अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, और वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स कौन से हैं? इथाइल, ठीक है, 1 इज इथाइल, 1 इज ब्रोमीन एंड 1 इज CH3, ठीक है। तो अब अगर आप ये 4 ग्रुप्स को जोड़ दें तो ये 4 ग्रुप्स अटैच होने से यू कैन से इट हैज़ कायरल कार्बन। तो इसके कितने आइसोमर होंगे? एक ये R होगा और एक S। तो कितने स्टीरियो आइसोमर हुए? 2। लेकिन उसने बोला है ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, तो हमें देखना पड़ेगा क्या और भी पॉसिबल है। तो लेट्स सी कि क्या और भी पॉसिबल है। इसका एक और आइसोमर ड्रॉ करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 Br, बट इसमें कोई भी कायरल कार्बन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सभी कार्बन कम से कम 2 सेम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देन नेक्स्ट अगला आइसोमर जो इसका ड्रॉ होता है वो क्या होता है? CH3 C CH3 CH3 Br। तो अगेन इसके अंदर भी क्या है? 0 कायरल कार्बन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो योर आंसर इज 2, R एंड S। B है एक ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो यू कैन से नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओ यस, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पूछे, तो आंसर इज 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। विच स्पीशीज एग्जिबिट प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसमें से कौन सी स्पीशी में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? तो अगेन हमें पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी लाइन जो किसी कंपाउंड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो अगर वो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे है, ठीक है, लेट्स से कि वो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे है, इससे बेटर इमेजिनरी लाइन तो ये होगी। तो अगर हम इसे इमेजिनरी लाइन मानते हैं तो ये इसे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा। वाई? क्योंकि CH3H और ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियरली सेकंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो कंपाउंड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके, तो किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो अगर इस लाइन को लें तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, क्योंकि अगर आपने ये इमेजिनरी लाइन ली है तो OH की मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? H, OH, जो कि है ही नहीं, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। नाउ फोर्थ पार्ट में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन हो जो इसे इक्वली डिवाइड करे, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जो इसे इक्वली डिवाइड करे, तो हमें ये बात क्लियरली विजिबल है कि ये फिनाइल ग्रुप की मिरर इमेज इधर बन रही है, ठीक है, यू कैन से यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बन गई, फिर इधर COOH की मिरर इमेज COOH के साथ बन गई। तो इन दिस वे हमें क्या मिला कि यस, फोर्थ ऑप्शन हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स बिलो? नीचे वाले स्ट्रक्चर्स के रिलेशन क्या है? तो आप सबसे पहले तो चेक करिए क्या दोनों के पास कायरल कार्बन है। तो हमने देखा ये जो कार्बन है इथाइल से जुड़ा है, मिथाइल से जुड़ा है, ब्रोमीन से, हाइड्रोजन से। इधर इथाइल, मिथाइल, ब्रोमीन, हाइड्रोजन इसी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। RS कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप वेज और डैश में निकालते हैं, इन वेज और डैश, तो रूल समझिए कि वेज और डैश में इस कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का रूल क्या है? क्या रूल है? यू कैन से फर्स्ट रूल, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, जनरली हाइड्रोजन देख लो, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और अगर कुछ भी हाइड्रोजन है वहाँ पे तो हाइड्रोजन मस्ट बी एट, जो हाइड्रोजन है वो किस पे होना चाहिए? मस्ट बी एट डैश। उसके बाद प्रायोरिटी लिखो 1 2 3 4, मतलब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 1, अगर C2H5 और CH3, तो यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे देखते हैं? जैसे एक है CH3 और दूसरा है C2H5। अगर फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट सेम होता है तो हम नेक्स्ट अटैच्ड एलिमेंट देखते हैं,
वो भी सेम होता है तो उससे नेक्स्ट, वो भी सेम तो उससे नेक्स्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि इधर फर्स्ट अटैच्ड एलिमेंट सेम था, फिर नेक्स्ट अटैच्ड एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है और यू कैन से इधर कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन आ गया और इसमें कार्बन। तो अटैच्ड नेक्स्ट अटैच्ड एलिमेंट में कार्बन का मास ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो यू कैन से इथाइल को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी देन मिथाइल, 1 2 3। सेम वे यहाँ भी करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रोमीन को देंगे 1, फिर इथाइल को, फिर मिथाइल को। फिर हम देखेंगे कि ये नंबर रोटेट कैसे कर रहे हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, या 1 2 3। तो एक जा रहा है क्लॉकवाइज, एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो है आर, सॉरी जो क्लॉकवाइज जा रहा है वो आर, और जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एस। तो अगर कायरल कार्बन में एक आर होता है और एक एस होता है तो दे आर इनएंशियोमर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, लेकिन ये तभी होगा जब एक कायरल कार्बन हो। इंपॉर्टेंट बात ये है, इन केस ऑफ 1 कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन होने पर यू कैन से अगर एक स्ट्रक्चर आर है और दूसरा एस है तो वो होते हैं इनएंशियोमर्स। तो यू अगर दोनों आर होते तो आइडेंटिकल, और अगर दोनों एस होते तो आइडेंटिकल। अगर दोनों आर हैं या दोनों एस हैं तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। तो इट्स आंसर इज इनएंशियोमर। क्या होगा, इनएंशियोमर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर बोथ आर, दोनों स्ट्रक्चर्स आर हैं या दोनों स्ट्रक्चर्स एस हैं, इन दैट केस हम बोलते हैं कंपाउंड इज आइडेंटिकल। कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और क्या बनेगा 1 2 3 4 5 और एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। देन 1 2 3 4 5, अब एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया। मतलब पहले हमने एक स्ट्रेट चेन ली, फिर ब्रांचिंग की जितने डिफरेंट पॉसिबल है। अब हम 2 ब्रांचेस करेंगे, 1 2 3 4। तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ, ठीक है। तो इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 ब्रांचिंग में एक मिथाइल इधर लग जाए और एक मिथाइल इधर लग जाए। और कोई पॉसिबिलिटी है, नो। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि 6 ग्रुप में 1 2 3 4 5 6, नहीं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने आइसोमर है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हेक्सेन के कितने होंगे, 5 होंगे। ओके,